नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डेली स्टैटिक जीके का डिस्कशन करते हैं सुबह 8 बजे। तो आप सभी सुबह 8 बजे डेली रेडी रहा कीजिए और जब भी टाइम से आप पहले आकर वेट किया कीजिए, क्योंकि प्रश्न छूट जाएगा, इसलिए आप टाइम से पहले आ जाया कीजिए। और आप एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दिए, जिससे हम आगे बढ़ जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए, सभी हम लोग रेडी हैं सर, शुरू किया जाए। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ दे दिया जाता है, तो वहाँ आप जुड़ जाइएगा। वहाँ क्यूज भी कराया जाता है, जो भी इम्पोर्टेंट रहता है वहाँ आपको दिया जाता है इन्फॉर्मेशन। तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन या जहाँ आप कमेंट कर रहे हैं वहाँ भी आप जाकर जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना आप समझ ही रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और पिछला वाले जो सेट नंबर 7 में, ये आपका सेट नंबर 8 है। तो जो सेट नंबर 7 था उसमें कुछ मिस्टेक्स है या गलती, शायद हम लग रहा है कि गलती बोल दी। वीडियो जब दोबारा देखे तो देखे कि उसमें जो प्रथम संशोधन था उसमें 1950 बता दिए थे। तो जब कभी मिस्टेक हो जाता है बोलने में, मतलब बोला जाता है, तो आप वहाँ सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि प्रथम जो संशोधन था 1951 में हुआ था। प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। आप उसको एडिट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नीति आयोग के जो पहला प्रश्न आपका है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। जो भी हम कराते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न कराते हैं, आप देख सकते हैं, या बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, जो भी मतलब एग्जाम के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न रहते हैं। तो आप, हम ये नहीं करें कि आप मेरे चैनल से ही पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िए, तो आप प्रीवियस ईयर प्रश्न के साथ क्या तैयारी को शुरू करिए, मतलब तैयारी करिए, जिससे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा हुआ है। अगर आप यहाँ आप इजी प्रश्नों को सोल्व करें, यहाँ आप नंबर ला रहे 80 और 70, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर जो प्रश्न, जितना कठिन प्रश्न है वो जितना आप कम नंबर लाइएगा, उतना आपका अंदर एनर्जी, मतलब अंदर आएगा, मतलब अंदर से आग उत्पन्न होगा तैयारी करने के लिए, मतलब और मेहनत करें और मेहनत कर रहे। अगर आप इजी प्रश्न सोल्व करके 80 नंबर लाने के खुश है, तो आप खुश नहीं हैं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर प्रश्न, ओरिजिनल प्रश्न के साथ अपनी तैयारी करिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आया कि भारत सरकार के नीति आयोग, जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह, जिसको बोलते थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है। मतलब आपको फुल फॉर्म बताना कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नीति आयोग से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग डेली कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, कि आपका टॉपिक भी मतलब कवर होते जाएगा और इधर भी आपका कवर हो जाएगा, मतलब सारा रिवीजन भी करा देंगे और टॉपिक को भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो जो पहला टॉपिक आज का जो है नीति आयोग, कि नीति आयोग क्या है, इसका स्थापना भी पूछ लेता है, इसका मुख्यालय कहाँ, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो चलिए हम लोग नीति आयोग लिखकर आप डैश दीजिएगा। नीति आयोग लिखिएगा, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग लिखकर डैश दीजिएगा। नीति आयोग हम बोल रहे हैं, उसको आप लिखते जाइएगा। तो नीति आयोग में सबसे पहला प्रश्न आता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? अगर आप सभी में से कोई जान रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप अगर जान रहे तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो लिखिएगा स्थापना, किसका स्थापना कब हुआ। इसका जो स्थापना हुआ था, स्थापना लिखकर डैश दीजिएगा कि स्थापना कब हुआ। स्थापना, तो इसका जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1 जनवरी
1 जनवरी 2015 इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015। मुख्यालय भी पूछ लेता आपसे एग्जाम में, तो जो मुख्यालय है नई दिल्ली, मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। मुख्यालय इसका कहाँ है? तो नई दिल्ली। और इसका जो पुराना नाम था, पुराना नाम इसका योजना आयोग नाम था। इसका जो पुराना नाम था क्या था? योजना आयोग। लिखिएगा पुराना नाम इसका पुराना नाम क्या था? पूछता है कि नीति आयोग का पहले इसका नाम मतलब क्या था, तो पुराना नाम में लिख लीजिएगा योजना आयोग। योजना आयोग इसका पुराना नाम था। नीति आयोग का जो योजना आयोग था 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग बनाया गया, जिसका स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को। मतलब ये 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। उसके जगह पर क्या ला दिया गया? 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग शुरू हो गया, मतलब नाम चेंज हो गया, नीति आयोग। तो आपसे नीति आयोग पूछेगा तो इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 आंसर होगा। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म, तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है, नीति आयोग इंग्लिश में बोलते हैं द नेशनल institution institution for transforming India, for transforming India, इसका फुल फॉर्म होता। और हिंदी में हम लोग इसको राष्ट्रीय भारत हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में इसको बोलते हैं। इसको भी आप लिख लीजिएगा। और इसका जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष नहीं पदेन अध्यक्ष अगर आप बोलिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अध्यक्ष कहने का मतलब और पदेन अध्यक्ष में यह अंतर है कि मान लीजिए कि जो भारत के प्रधानमंत्री है, मान लीजिए कि पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी है, मतलब जो पीएम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और जो नरेंद्र मोदी जो मीन रूप से बनाए गए, मतलब जनता के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बनाए गए। लेकिन जो नरेंद्र मोदी मान लीजिए किसी अन्य आयोग के अगर अध्यक्ष हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पदेन अध्यक्ष। मतलब कि जो जनता के द्वारा जो नरेंद्र मोदी हैं क्या बनाए गए? पीएम बनाए गए, मतलब प्रधानमंत्री। लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं किसी अन्य आयोग के मतलब अध्यक्ष है। जैसे मान लीजिए नीति आयोग के अगर अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, मतलब बना दिए जाते हैं, तो वहां बोलेंगे पदेन अध्यक्ष। क्या बोलेंगे? पदेन अध्यक्ष बोलना ज्यादा सही रहेगा। तो आप लिखेंगे अध्यक्ष या चेयरपर्सन या पदेन अध्यक्ष। इसका कौन होते हैं? जो नीति आयोग है, नीति आयोग के अध्यक्ष चेयरपर्सन या पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष का मतलब अभी बताया आपको,
कि क्या होता है पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष। तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो हो जाएंगे आपके अध्यक्ष या चेयरपर्सन या पदेन अध्यक्ष, पीएम। लिख लीजिए भारत के पीएम यानी प्रधानमंत्री। जो अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी, जो अभी वर्तमान में है। लेकिन आप याद रखिए कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं मतलब वही क्या होंगे? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है। इसमें आप एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, यहाँ इसमें ऐड कर लीजिएगा कि जो नीति आयोग है केंद्र और राज्य स्तर पर कार्य करता है। जो नीति आयोग है, नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तर पर कार्य करता है। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तर पर कार्य करता है, मतलब कार्य करता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा, तो यहाँ भी हम आपको बताएं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है परिवर्तन, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है कि नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, ये आपका तो आंसर होगा नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये था आपका पहला प्रश्न। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। पूछ रहा है कि जो सिंधु सभ्यता है निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है। ऑप्शन नंबर दे रहा है कि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। आपको बताना है कि जो सिंधु सभ्यता है किस काल में पड़ती है। तो आप हम इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल कहने का मतलब है कि जो इस समय जो क्या हुआ था कि पुरातात्विक साक्ष्य मिला था। तो आपसे पूछ लेते पुरातात्विक साक्ष्य मिला था ऐतिहासिक काल में, लेकिन यहाँ 3 पॉइंट होता। जैसे मान लें कि पुरातात्विक साक्ष्य मिला लेकिन लिखित साक्ष्य भी मिला था, और इसमें क्या होता कि उसे पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया। तो इसमें जो मिला था इसे पढ़ा भी गया था। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था कि पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य भी मिला है और इसे पढ़ा भी गया है। एग्जाम्पल में ले सकते कि बौद्ध, जैन, महाजनपद काल, ये सब क्या हो जाएंगे? ऐतिहासिक काल में आते हैं। और प्री हिस्ट्री कहने का मतलब होता है प्राग ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। मतलब प्री का मतलब होता है पहले और इतिहास, हिस्ट्री मतलब इतिहास, इतिहास के भी पहले का, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसको क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक काल को। इसका अन्य नाम है प्राग इतिहास, जिसको मैं अभी बताया। इसमें क्या था? पुरातात्विक साक्ष्य मिला था। तो आप जो बोल रहे हो उसको आप नोट करते जाइएगा। प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। इसमें जो प्राग ऐतिहासिक काल में आपसे पूछेगा प्रश्न में कि प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला था या नहीं मिला था, ऑप्शन आपको दे देगा, चुनना रहेगा यस और नो में।
तो जो प्राग ऐतिहासिक काल में था लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। और इस समय लिख लीजिएगा प्री हिस्ट्री में जो हो जाएगा औजार, बस्ती, हड्डी आदि, प्री हिस्ट्री में। और यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी और डी है दोनों क्या हो जाएगा, सेम है, दोनों आपका हो जाएगा उत्तर ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल। इसको आदि इतिहास भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। हिंदी में थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा है, लेकिन इंग्लिश में ना सिंपल है प्रोटो हिस्ट्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री इसको बोलते हैं। उत्तर ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो आप इसको इस समय क्या था कि पुरातात्विक साक्ष्य मिला था। देखिए जो ऐतिहासिक काल हो गया, प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, या उत्तर ऐतिहासिक काल हो गया, या आदि ऐतिहासिक काल, सभी में पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे। आप इसको पॉइंट याद कर लीजिए, सभी में पुरातात्विक साक्ष्य मिले, लिख लीजिए सभी में पुरातात्विक साक्ष्य मिले। लेकिन जो ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य मिले उसको पढ़ा भी गया था और लिखित साक्ष्य भी मिला था। और जो प्राग ऐतिहासिक काल में था, जो ऑप्शन नंबर जो बी में दिया है, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। और जो सी और डी में दिया है उत्तर ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, इस समय क्या हुआ था कि लिखित साक्ष्य भी मिला था लेकिन पढ़ा नहीं गया है। लिखित साक्ष्य मिला था लेकिन पढ़ा नहीं गया था, जैसे में हड़प्पा काल, यूरोपीय आदि। इसमें आप लिख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऐतिहासिक काल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं, 3 नंबर पे। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो आप इसमें जो भी क्रम था आने का उसको आप याद रखिएगा, जो भी क्रम था आने का उसको आप याद रखिएगा। चलिए हम क्रम लिख देते, आप उसको याद रखिएगा। तो पहला आपको याद होगा कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। जो सबसे पहली बार कौन आए थे, पुर्तगाली। तो पहले पर लिखिएगा पुर्तगाली, पहला नंबर पे कौन आया था, पुर्तगाली। और दूसरा पे लिखिएगा डच, और 3 नंबर पे अंग्रेज, 4 नंबर पे डेनिश, 4 नंबर पे डेनिश, और 5 नंबर पे लिखिएगा, 5 नंबर पे कौन आए थे, जो 5 नंबर आए थे फ्रांसीसी। क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी या फ्रांसिस लिखिए, फ्रांसीसी। तो देखिए यहाँ आपको याद करना है कि जैसे में आप देखिए सबसे पहले बार आपको तो इतना याद ही हो कि पुर्तगाली सबसे पहले बार भारत में आए थे। कब आए थे, तो 1498 में सबसे पहली बार जो पुर्तगाली आया था 1498 में। ये आपको मालूम है, वास्को डी गामा। तो इतना तो आपको मालूम है कि जो सबसे पहली बार कौन आया था, पुर्तगाली, जो कहाँ के था, पुर्तगाल के, मतलब इसलिए उसको पुर्तगाली बोलते हैं। या यूरोप महादेश में पड़ता है पुर्तगाल। तो सबसे पहली बार पुर्तगाली आया था 1498 में, वास्को डी गामा, जो कहाँ उतरा था ना, कोझिकोड, जिसको हम बोलते थे कालीकट पहले। तो यहाँ से आपको पुर्तगाली तो याद ही होगा पहला नंबर। लेकिन डच जो दूसरा नंबर पे देखिएगा, डच में डा और च, डच में 2 अक्षर है, डा और च। डच में कितने अक्षर, 2, तो 2 से दूसरा पे। तो आप याद रखिए पुर्तगाली, डच। अंग्रेज में देखिए 3 अक्षर है, तो 3 नंबर पे। डेनिश में डी जो आता है, तो जब देखिएगा ABCD में इसका जो प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू कितना होता है, मतलब स्थानीय मान जो होता है 4 होता है। तो 4 नंबर पे डेनिश, तो डेनिश हो जाएगा 4 नंबर पे। और एक बचा 5वां नंबर फ्रांसीसी, तो 5वां नंबर पे फ्रांसीसी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। मतलब किसी तरह से प्रश्न आपको याद होना चाहिए। मेन मुद्दा यह है कि एग्जाम में जब भी जाए तो एग्जाम में प्रश्न जो भी पूछ रहा है वो बनना चाहिए, चाहे जैसे आप याद करिए, लेकिन याद जब भी करिएगा तो उसी में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे में डच हम लोग याद किए कि ड और च 2 अक्षर से मिलकर बना, तो दूसरा पे इस तरह से हम भी याद किए हुए हैं।
तो आप ही याद कर सकते हैं या जैसे भी आप याद कर, लेकिन याद रहना चाहिए। तो जो प्रथम फैक्ट्री लिखेगा, इसमें जो था कि पुर्तगाली जो था प्रथम फैक्ट्री जो बनाया था, ये आपका हो जाएगा कोचीन में। कहाँ हो जाएगा? कोचीन में प्रथम फैक्ट्री। और जो डच था ये आपका हो जाएगा मसूलीपट्टनम। मसूली कहाँ हो जाएगा? पत्तनम। मसूलीपट्टनम भी लिख सकते हैं। और जो अंग्रेज था ये आपका हो जाएगा सूरत। कहाँ? सूरत में, जो कहाँ पर था? गुजरात में। और डेनिश तंजौर, तो इसको आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पुर्तगाल, डच, अंग्रेज। तो अंग्रेजों सबसे पहले कहाँ अपना फैक्ट्री खोला था? तो सूरत में। और डेनिश तो लिख लीजिएगा तंजौर, डेनिश तंजौर में। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न हो रहा है कि भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में स्थापित की। तो कब? तो ये आपका दिया गया है डेट की 1612 में। कब? तो 1612 में। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए दिया गया कि बलवंत राय मेहता, बी में दिया गया कि बी आर अम्बेडकर, सी में जस्टिस कृष्ण अय्यर और डी में जगजीवन राम। तो आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, मतलब कौन थे ये आपको बताना है। तो चलिए पंचायती राज से जो भी इंपॉर्टेंट उसको हम लोग लिख लेते हैं। पंचायती राज लिखकर डैश दीजिए। पंचायती राज लिखकर डैश दीजिएगा। तो सबसे पहले लिखे कि किस आर्टिकल में है। आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद, आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद। ये 40, किस अनुच्छेद में? तो 40। और इसमें जो निर्वाचित होने का जो न्यूनतम आयु है कितने वर्ष है? इसको भी आप लिख लीजिए। न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु 21 वर्ष। इसमें जो निर्वाचित होने का जो न्यूनतम आयु है, मतलब आप पंचायत में जो भी चुनाव होता है तब भी आप लड़ सकते हैं, मतलब खड़ा हो सकते हैं जब आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। मतलब 21 वर्ष रहेगा तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं पंचायत में। पंचायती चुनाव कुछ भी जो अभी है, जिसमें मुखिया के जब भी आप चुनाव लें, जब आपका जो एज होना चाहिए मिनिमम 21 वर्ष पूरा होना चाहिए। तो इसमें जो न्यूनतम आयु पूछ लेता है तो 21 वर्ष हो जाएगा। और जो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर आपसे इसमें ये पूछेगा प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर लाया गया? तो बलवंत राय मेहता। तो आप यहां शॉर्ट में लिख लीजिए त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय लिखिएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति। इसमें आपसे प्रश्न पूछेगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो ऑप्शन में जो आंसर होगा क्या होगा आपका? बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय कहने का मतलब है कि हो गया कि जिसमें हो गया पंचायत, जिसमें ग्राम से हो गया, जो आपका ग्राम से हो जाएगा प्रखंड, प्रखंड से हो गया जिला, इसमें त्रिस्तरीय हो गया। और जो 2 स्तरीय था तो उसमें क्या हुआ था कि द्विस्तरीय में हम लोग बोलते हैं। 2 स्तरीय करने के मतलब द्विस्तरीय। तो द्विस्तरीय में क्या था? ग्राम से डायरेक्ट क्या था? जिला था। ग्राम से डायरेक्ट क्या बना गया था? जिला। लेकिन इसमें क्या था कि ग्राम से मिलकर क्या बना? प्रखंड हो गया, प्रखंड से क्या हो गया? जिला। और उसमें जो द्विस्तरीय था उसमें ग्राम से जिला।
त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आया था। तो आप इसको ध्यान रखें, आपसे पूछा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लाया गया, तो बलवंत राय मेहता। अगला लिखिए द्विस्तरीय 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 अगर आपसे पूछा तो इसका जो आंसर होगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, मेहता समिति इसका आंसर होगा। और इसमें जो कार्यकाल, इसका जो कार्यकाल है कितना वर्ष का है, तो 5 वर्ष कार्यकाल भी लिख लीजिएगा। कार्यकाल 5 ईयर, 5 वर्ष। और भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन, भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन कौन किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1956 को राजस्थान के नागौर में। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता, तो इसको आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी कि सर्वप्रथम उद्घाटन उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू कब किए थे, तो 2 अक्टूबर 1956 को, मतलब महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर। 2 अक्टूबर यहां लिख लीजिएगा, ये अक्टूबर लिखा है 2 अक्टूबर 1956 को। और जो पहला बार जो लागू किया गया था, कहाँ लागू किया गया था, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है, तो लिख लीजिएगा राजस्थान। कहाँ लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर में। इसको भी आप लिख लीजिएगा, राजस्थान के कहाँ, तो नागौर में सबसे पहली बार इसको लागू किया गया था। तो चलिए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न को, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो बलवंत राय मेहता, B.R. अम्बेडकर, जस्टिस कृष्ण अय्यर, जगजीवन राम। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता। आप इसका आंसर दीजिएगा, बलवंत राय मेहता। तो अगला प्रश्न में चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि आगा खान है, बी में नवाब सलीमुल्लाह ने, सी में दिया कि लियाकत अली खान है, और डी में दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए किसका आंसर क्या होगा। तो जो पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था वो कब हुआ था, तो 4 अगस्त 1958 को, सॉरी 4 अगस्त नहीं होगा, 14 अगस्त 1947 को। माइंड कहीं और चल गया। तो इसका जो पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, पाकिस्तान स्वतंत्र, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, पाकिस्तान स्वतंत्र, पाकिस्तान लिखा डैश दे दीजिएगा। तो लिखिएगा स्वतंत्र कब हुआ, तो जो स्वतंत्र हुआ था 14 अगस्त, 4 अगस्त नहीं लिखिएगा, नहीं तो एग्जाम में पता चला कि सही हो जाएगा। 4 अगस्त लिखिएगा, तो लिखिएगा 14 अगस्त। कहने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि सही होगा कि गलत होगा। जब यहाँ लिखेगा कि प्रथम जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ लिखा प्रथम राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना।
और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। जो उपाधि कौन दिए थे? तो गांधी जी। इनको क्या नाम से जाना जाता है? तो कायदे आजम। कायदे आजम क्वेश्चन में करके लिख लीजिए। आपसे भी एग्जाम में पूछ लेता है कि कायदे आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। और उपाधि कौन दिए थे? तो गांधी जी। इसको भी आप लिख लीजिए। उपाधि कौन दिए थे? जो उपाधि दिए थे वो गांधी जी दिए थे। उपाधि कौन दिए थे? तो गांधी जी। उपाधि कौन दिए थे? कायदे आजम की उपाधि तो गांधी जी दिए थे। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट में लिखिएगा कि जो विभाजन होने की घोषणा कब हुआ था पाकिस्तान। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो विभाजन होने की जो घोषणा हुआ था 3 जून को हुआ था। जो पाकिस्तान था उसका विभाजन होने का जो घोषणा हुआ था कितना जून को हुआ? 3 जून को। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको आप लिखिएगा कि प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग, प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। तो जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र जिनका नाम क्या था? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, उनका नाम क्या था? तो चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली नाम था इनका। कि प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कौन किए थे? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली। तो इसको आप लिख लीजिएगा। और पाकिस्तान राज्य की परिकल्पना एक पत्र में किया गया था, जिस पत्र का नाम था नाउ और नेवर। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न में पूछ रहा है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए में आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो समाचार पत्र नहीं था, इसमें से चुनना कि राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द हिंदू, बंगाली, द महर्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रवादी कहने का मतलब राष्ट्र के साथ, जो मतलब उसको साथ देता था राष्ट्र के, राष्ट्रवादी था। समाचार पत्र नहीं था से पूछ रहा था, मतलब अंग्रेजों के तरफ मतलब अथी करता था, अंग्रेजों के द्वारा मतलब एक तरह से बहुत शुरू किया गया होगा, या अंग्रेजों को साथ देता था मतलब। तो इसमें हम लोग बोल सकते द हिंदू, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रवादी समाचार पत्र, तो बंगाली भी, और द महर्ता, और जो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था ये अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और जो ये आपका बंगाली जो शुरू किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो जो पिछले वाले जो आपका सेट नंबर 6 या 7 में आपको डिटेल में बताया, जो भी समाचार पत्र इंपॉर्टेंट तो वहां आपको बता दिएगा। तो आप वीडियो को रेगुलर देख रहे हो तो आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो आप वीडियो अगर नए हैं चैनल पे, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शुरू से देखेगा, सेट नंबर 1 से। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये जो प्रश्न है आपका हो जाएगा बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। आप देख सकते हैं कि अगर आप बीपीएससी का प्रश्न सोल्व किए होंगे या एग्जाम दे तो उसमें जो बीपीएससी में क्या होता है कि 5 ऑप्शन रहता है। जो 5वां ऑप्शन होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम लोग चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए
एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। इसमें मतलब एक सिंपल में बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष होने के लिए व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, मतलब उससे कम रहेगा तो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता, मतलब उतना उसका उम्र होना चाहिए। जैसे मैं मान लें कभी आपको बताया पंचायती राज के चुनाव लड़ने के लिए आपका जो उम्र है 21 वर्ष पूरा होना चाहिए, तो ही आप मतलब योग्य रहेंगे लड़ने के लिए, अन्यथा नहीं रहेंगे। इसी तरह से इसमें पूछ रहा है कि लोकसभा सदस्य होने के लिए व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि 18 वर्ष, बी में 21 वर्ष, सी में 25 वर्ष और डी में दिया गया 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ई है, तो ई में भी आप देख ही रहे कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 वर्ष। तो लोकसभा से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वाले वीडियो में भी आपको हम बता दिए थे, तो चलिए हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं लोकसभा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लोकसभा लिखकर आप एक बार डैश दीजिएगा। लोकसभा, लोकसभा, तो लोकसभा, तो इसमें जो लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जो चुने जाते हैं, जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष, लिखे प्रत्यक्ष रूप द्वारा चुने जाते हैं। तो आपसे पूछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य, तो यहाँ आप आंसर लिखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कहने का मतलब कि जनता सीधा वोट देगा, और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति को सीधा वोट नहीं देते हैं। तो राष्ट्रपति में क्या होता है, जैसे मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य उसको हम लोग चुनते हैं, और जो वो सदस्य रहते हैं वो राष्ट्रपति को मतलब चुनते, इस तरह से तो होता है। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब कि 3 व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति है, मान लीजिए कि राम, सोहन, मोहन, 3 व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति मान लीजिए कि एक को संभाल लेना, तीसरा को, जो पहला है दूसरा को दिया, दूसरा है जो तीसरा को दिया, तो ये जो आपका हो गया अप्रत्यक्ष हो गया। लेकिन जो पहला डायरेक्ट अगर तीसरा को दे देता है तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी चुनाव होता है कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है लोकसभा के सदस्य का। तो यहाँ लिखेगा प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से, तो लिखिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। अगला पॉइंट में लिखिएगा कि अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या में लिख लीजिएगा 552। अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितना, तो 552। ये पिछले वाले वीडियो में भी हम आपको बताए थे 552, 552 अधिकतम संख्या कितना है, तो 552 लिखिएगा। अधिकतम संख्या 552। और राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र कितना है, तो 530। राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, जो राज्यों के जो निर्वाचन क्षेत्र है कितना है, तो 530, 530। और जो राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में 20 होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 होता है। और जो आपका जब वर्तमान में लोकसभा के कुछ सदस्य जो होते हैं 545 होते हैं। तो यहाँ जो मैक्सिमम जो बताया कि आपको जो अधिकतम संख्या हो जब 552, तो 552 क्या होता है कि संघ राज्य क्षेत्र में कितना होता है, क्षेत्रों में 20 होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 होते हैं। तो आप टोटल को जब जोड़िएगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं, मतलब 2 सदस्य, और संघ राज्य क्षेत्रों में कितना होता है, 20। तो 2 और 20 जोड़िएगा 22 हो जाएगा, और 530 को जोड़िएगा तो 552 हो जाएगा। तो अधिकतम संख्या कितना होता है, 552। और ये भी आप याद रखें कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। देखिए आपको हम ये बार बार रिवीजन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। अगर आपसे पूछेगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 2 सदस्य। आप अगर ध्यान से देखें कि लोकसभा और राज्यसभा,
लोकसभा जो 2 अक्षर से मिलकर बना और राज्यसभा जो 3 अक्षर से मिलकर बना। लोकसभा कहने का मतलब 2 अक्षर और राज्यसभा 3 अक्षर। तो ध्यान से देखिए बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो आपको इतना तो आपको मालूम है कि 2 छोटा है और 3 है जो बड़ा है। तो इतना आपको ध्यान में रखना। और कंफ्यूजन यहाँ होते हैं कि 2 वाला आंसर होगा या 14 वाला आंसर होगा या 12 वाला आंसर होगा। 3 ही पॉइंट यहाँ होता है। जब भी मनोनीत के बात आएगा राष्ट्रपति के द्वारा तो कितने पॉइंट आएगा मैक्सिमम, या तो 2 आएगा या तो 12 आएगा या तो 14 आएगा। यही आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो 2 कहने का मतलब है कि देखिएगा सबसे 2 है जो छोटा है। 2 क्या है, छोटा है। तो आपको ध्यान में पहले ये रखना कि लोकसभा में होता है राज्यसभा में होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा तो या तो 2 होगा या तो 12 होगा, इतना आपको ध्यान में रखना। तो आप ध्यान से देखिए लोकसभा में कितने अक्षर है, जो कितना अक्षर से मिलकर बना 2। तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कितने व्यक्ति किए जाते हैं, तो आंसर आपका क्या होगा 2। अगर पूछे कि राज्यसभा में, तो राज्यसभा जो बना 3 अक्षर से मिलकर बना तो बड़ा वाला हो जाएगा। तो राज्यसभा में कितने सदस्यों, राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्य। तो 14 आंसर कब होगा, तो 14 आंसर जब देंगे आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इस तरह से पूछा है। लेकिन इस तरह से एग्जामिनर जो रहता है प्रश्न को सेट नहीं करता, क्योंकि इस तरह से पूछा है तो बच्चा आराम से दोनों को ऐड करके बता देगा। तो आंसर क्या होगा 14। लेकिन आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि संसद में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यहां प्रश्न ए रहेगा। तो कितना आंसर होगा 14। संसद कहने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या संसद का ही एक पार्ट है। तो लोकसभा और राज्यसभा को ऐड करके हम लोग बताएंगे। अगर आपसे पूछेगा संसद में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 14। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट एक और लिखिएगा। अगला पॉइंट में कि जो लोकसभा का जो कार्यकाल है कितने वर्ष है, लोकसभा का जो कार्यकाल है कितने वर्ष है। कार्यकाल लोकसभा में जो कार्यकाल है कितने वर्ष का, तो कार्यकाल में लिखेगा 5 वर्ष। कार्यकाल कितने वर्ष का, तो 5 वर्ष। देखिए यहां भी आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछता, ये तो पूछता सिंपल ही प्रश्न हो जाएगा कि कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष। लेकिन आपसे पूछेगा कि जो 6 वर्ष भी इसको मतलब कुछ दिनों के लिए कर दिया गया था, तो 6 वर्ष कब किया गया, तो यहां लिख लीजिए 6 वर्ष। और यहां लिख लीजिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अभी आपको हम समझा रहे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कब 1976 में इसको क्या किया गया था, इस अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया था, 5 से बढ़ाकर इसको क्या कर दिया, 6 कर दिया गया। और फिर 6 से क्या कर दिया कि इसको घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया, तो 5 वर्ष कर दिया गया। देखिए 6 से 5 और फिर 6 से क्या कर दिया, 5 वर्ष कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि 44वें जब संविधान संशोधन हुआ, ये कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। तो 1978 में क्या किया कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर से इस आयु को घटाकर कितना वर्ष कर दिया, तो 5 वर्ष कर देगा। तो देखिए यहां आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, आप कहीं भी पढ़िए। देखिए हम बता रहे, आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कि आप उस मास्टर से बचिए जहां से आपको जो प्रश्न आप गलती कर सकते हो वहां से आपको बचा ले। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ आपको जो पढ़ा रहा है वो मतलब वहां बचने से, मतलब गलत करने से नहीं बचा सकता। जो बता रहा है कि तुम यहां गलत करोगे यहां से बच लो। तो इसमें आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो आंसर क्या होगा, 42वें संविधान संशोधन। तो बोलेगा किस वर्ष, 1976 में। ये हो गया। लेकिन आपसे फिर ये भी प्रश्न पूछता कि लोकसभा के सदस्यों की आयु मतलब कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मतलब बढ़ाकर कितना कर देगा, तो ये भी पूछ सकता 6 वर्ष। और आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता कि लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष
किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा घटाया गया। तो देखिए पहले क्या होगा कि बढ़ेगा, तो पहले 42 आएगा या 44 आएगा। तो पहले 42 आएगा, तो 42 में क्या हो गया कि बढ़ा, 42 में बढ़ा, फिर क्या हुआ 44 में घट गया। तो आपकी याद रखना 5 से 6 42 और 6 से फिर क्या हो जाएगा 5। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर से क्या कर दे, आयु जो कार्य करता है 5 वर्ष ही कर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो 25 वर्ष। तो इसका आंसर आपको मालूम होगा। तो हम जो प्रश्न लाए थे, जो अभी आपको बताए, उसको डॉट क्लियर करने का हम प्रश्न को लाए थे। तो यहाँ लिख लीजिएगा न्यूनतम आयु भी लिख लीजिएगा इसमें, अगर आपसे पूछता है तो इसमें न्यूनतम आयु भी ऐड कर लीजिए। कितना, तो 25 वर्ष। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष। न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। तो चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया चादरी, अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक। ऑप्शन नंबर क्या हो, अभ्रक। तो अभ्रक में याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखिए इसको कैसे याद रहे, अभ्रक में अगर ध्यान से देखिए आ और भा, तो भा में जो नीचे रा लगा, इसमें अगर आंध्र प्रदेश भी देखिएगा तो जितने भी राज्य है उसमें से आंध्र प्रदेश में, यहाँ भी ध्यान से आ और धा में अकल है आंध्र प्रदेश, धा में भी रा लगा, तो आ से अभ्रक, आ से आंध्र प्रदेश। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि अभ्रक में भी इसमें रा लगा और इसमें भा में रा लगा, इसमें धा में रा लगा। तो आंध्र प्रदेश में सबसे क्या ज्यादा होता है, अदरक। अगर आपसे पूछेगा तांबा, तांबा कहाँ होता है, तो खेतड़ी राजस्थान में, इसको आप लिख लीजिएगा तांबा राजस्थान में। और जिप्सम, तो जिप्सम हो जाएगा बीकानेर राजस्थान में, तो जिप्सम में लिख लीजिएगा राजस्थान, जिप्सम। और लौह, तो लौह हो जाएगा छत्तीसगढ़। बेला डीला, छत्तीसगढ़ में एक बेला डीला जो बहुत ही प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ बेला डीला। तो छत्तीसगढ़ में लिख लीजिएगा लौह, बेला डीला, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, देखिए अब जहां समझाना रहेगा वहां हम आपको समझा देंगे, और जहां आपको फैक्ट हो वहां आपको याद करना ही पड़ेगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो जो बिहार पर है बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए में दिया तारिक ई हिंद ने से, तारिक हिंद से। बी में दिया तबकात ई नासिरी से। और सी में दिया ताज उल मासिर से। और डी में दिया तारिक ई मुबारक शाही से। सभी प्रश्न यूपीएससी का प्रश्न है, देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 5 भी है। तो 5 में वही दिया गया कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तबकात ई नासरी। तो जो बख्तियार खिलजी था ये क्या था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगर आपसे पूछा कि बख्तियार खिलजी क्या था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और जो बख्तियार खिलजी था नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो चलिए पॉइंट लिख लीजिए बख्तियार खिलजी से, 2-3 पॉइंट लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। तो बख्तियार खिलजी लिख कर डैश दीजिएगा, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो इसमें लिखिए पहला पॉइंट में क्या था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम, मोहम्मद गौरी का गुलाम वही जो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के साथ क्या तराइन का युद्ध लड़ा था 1191 और 92 में। प्रथम 1191 और दूसरा तराइन का युद्ध था 92 में। गुलाम था, गुलाम। और अगला पॉइंट में लिखिएगा कि नालंदा एवं
शिला विश्वविद्यालय, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो क्या किया था, तो को नष्ट कर दिया था, नष्ट कर दिया। अगला पॉइंट में लिखिएगा कि बिहार एवं बंगाल का विजय के, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है तो इसको भी आप लिख लीजिए। बिहार एवं बंगाल का विजय किया, तो इसको आप लिख लीजिएगा, बिहार एवं बंगाल का विजय किया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या, तबकात ए नासरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि पुष्यमित्र शुंग, मुनांडर, और सी में बीमा कदफिसेस, गौतमीपुत्र सातकर्णी, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो जो सोने का जो सिक्का जो चलाया था पहली बार, पहला शासक कौन था, तो लिख लीजिएगा, प्रथम जो शासक था कदफिसस द्वितीय, कदफिसस कौन था, द्वितीय। ये क्या था, तो पहला शासक था कदफिसस द्वितीय, पहला शासक था। कदफिसस द्वितीय क्या था, तो पहला शासक था। सोने को सिक्के चलाया, ये जो कदफिसस जो द्वितीय था, पहला शासक था जो सोने को सिक्के चलाया। तो ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलते हैं। 11 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, योजना का वार्षिक व्यय इतना करोड़ रुपया प्रस्तावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया सही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन, ये आपका सही हो जाएगा। जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और डी में देगा कि कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को इतना रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया यहाँ रॉन्ग है, मतलब गलत है। ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य है, मतलब सत्य नहीं है। इसमें क्या होता है, कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सी और डी में जब भी होगा तो कोई एक ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो गलत है और डी है जो सही है। तो चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध कहने का मतलब क्या समझते हैं। स्थल रुद्ध कहने का मतलब है कि चारों तरफ से क्या होना, स्थल से घिरा होना चाहिए। चारों तरफ से क्या होना चाहिए, स्थल से घिरा होना चाहिए। मान लीजिए कोई जगह है तो चारों तरफ से कहने का मतलब 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, लेकिन एक तरफ से पानी से, तो स्थल रुद्ध नहीं होगा। स्थल रुद्ध कहने का मतलब कि चारों तरफ से क्या होना चाहिए, स्थल से घिरा होना चाहिए, मतलब पानी उसमें टच, मतलब पानी से नहीं घिरा होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन में ए दिया कि बेल्जियम, बी में हंगरी, सी में रोमानिया और डी में यूक्रेन। ये सभी जो दिए गए हैं देश, ये आपके हो जाएंगे यूरोप महादेश के देश हैं। कौन सा महादेश के देश हैं, तो यूरोप। तो यूरोप महादेश के देश है। तो चलिए हम आपको यहाँ मैप आपको लगा दिए हैं। मैप में आप देख सकते हैं, गौर से यहाँ देखिएगा
तो ध्यान से देखें कि इसमें जो हैंगरी है ये यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे हैंगरी। और इस वाले मैप में देखिएगा, इस वाले अगर मैप में देखिएगा, जो हैंगरी है आपको दिखा दे रहा हूं, आप यहां देख सकते हैं ये वाला जो घेरा कर हैंगरी यहां पे है। तो इसका कहने का मतलब है इस वाले मैप में देखिएगा कि हैंगरी जो है यहाँ पे है। तो हैंगरी का जब आप ध्यान से देखिएगा तो जो चारों तरफ से क्या है, स्थल रुद्र, कहने का मतलब स्थल से घिरा चारों तरफ से। देखिए इसको मतलब पानी टच नहीं करता, ये आपका हो जाएगा हैंगरी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैंगरी होगा। और बेल्जियम अगर आप देखना चाहते हैं, बेल्जियम और इसमें बेलारूस भी, तो बेलारूस भी हो जाएगा, यहाँ यूरोप का ही है। तो इस प्रश्न में आपको क्लियर से यहाँ पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैंगरी। और यहाँ पे रोमानिया, पोलैंड, जर्मनी। तो ये सब आपको मैप याद रहेगा तो ही आप बना सकते हैं। मतलब आपको मैप ही याद रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्योग्राफी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए कि मैप आपको याद रहना बहुत जरूरी है। तो आप मैप के एक बार याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हैंगरी। तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो आप यहां लिख सकते हैं 36 उत्तर झार, 36 उत्तर झार। 6 से लिखेगा 6 3 और 7, इसको 36 हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर से क्या हो जाएगा उत्तराखंड। और झा से झारखंड। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, या ये भी याद रखें छत के ऊपर झंडा, या तो 36 उत्तर झा। जो भी आप याद रखें आपको याद रहना चाहिए। जो सभी जो राज्य हैं 2000 में स्थापना होने वाले राज्य हैं, ते आपके हो जाएगा 36 उत्तर झार, मतलब छत के ऊपर झंडा। ये भी आप याद रख सकते हैं। 36 हो जाए छत्तीसगढ़, उत्तर से हो जाए उत्तराखंड, झार से हो जाए झारखंड। ये सभी क्या हो जाएंगे, तो 2000 में स्थापना हुए थे। तो ये जो छत्तीसगढ़ है ये आपका 1 नवंबर हो जाएगा, 1 नवंबर। और इसके बाद इसमें जब जोड़िएगा तो उत्तराखंड जो हो जाएगा 9 नवंबर हो जाएगा। सभी मतलब नवंबर और 2000 में स्थापना हुआ था। और जो झारखंड हो जाएगा 15 नवंबर। तो आप इस तरह से याद रखिएगा। आगे 1 नवंबर होगा, उसके बाद 9 नवंबर, उसके बाद 15 नवंबर 2000 को। ये सभी स्थल। लेकिन झारखंड को जो स्थापना किया गया था, जो बिरसा मुंडा थे, उनका मतलब था कि झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर झारखंड राज्य का स्थापना किया गया था। ये भी आपसे पूछ सकता है, अगर झारखंड मतलब पीसीएस से एग्जाम दीजिएगा तो 15 नवंबर उनका मतलब क्या था, जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड का स्थापना किया गया था। तो ये भी पूछ सकते हैं किन के जन्म दिवस पर झारखंड का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो दिया गया है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो 2000, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1931 में हुआ था। और संस्थापक में आप लिख सकते हैं गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी। आप इसको लिखते जाएंगे इसलिए हम स्लो बोल रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन, अंबिका सिन्हा। तो आप इसको लिख लीजिएगा। 1934 में पटना में हुआ, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। ये भी आप लिख सकते हैं कि पटना में कब हुआ, तो 1934 में हुआ था, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। बिहार से रिलेटेड इसलिए प्रश्न है क्योंकि ये बीपीएससी का सेट है। अगला प्रश्न में चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है
कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया एस ए बोस, बी में एच जे भाभा, और सी में एस चंद्रशेखर और डी में एस एस भटनागर। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एच जे भाभा। तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। इसको लिख लीजिएगा, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। ट्रॉम्बे कहाँ? महाराष्ट्र में, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, इसको आप लिख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते 16 नंबर। 15 नंबर हो गया आपका। 16 नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। तो देखिएगा कि यहाँ टेक्नीशियन थोड़ा गलती कर दिया है, यहाँ ऑप्शन ने गायब कर दिया। तो क्या करें कि इसमें थोड़ा टेक्नीशियन थोड़ा धूर्त है, बार बार उसको समझ, लेकिन समझ में नहीं करता है। क्या करे, थोड़ा अभी चेला लोग पैसा से इनकम नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा टेक्नीशियन है जो धूर्त है, समझ में नहीं करता है। अपन बात के लगा देते हैं, थोड़ा गायब कर दिया ऑप्शन के। तीसरा पूछ रहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक। तो इसमें पूछ रहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? तो देखते हैं, शायद कहीं आगे लगा दिया होगा। ओ यहाँ लगाया, एक यहाँ लगा के चाहिए, यहाँ लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो लगा दिया है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि एस एस भटनागर को, सी साराभाई को, एच जेड कासिम को, सीवी रमन को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सीवी रमन को। तो रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो बेंगलुरु कर्नाटक। इसको आप लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है सीवी रमन को। प्रश्न था कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? तो सीवी रमन को। और ये कहाँ स्थित है रमन अनुसंधान संस्थान? बेंगलुरु कर्नाटक। इसको आप लिख लीजिएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न है कि विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए हैं। तो आपको सेट नंबर 2 या 3 में ही इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट नृत्य था वो लिखा दिया गया था। तो आप वीडियो देखे होंगे तो आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। तो इसमें लिखा कि आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। इधर राज्य दिया गया, इधर नृत्य का नाम दिया कि बिहू, बुर्रा, घुमारू, नट्टी। तो जो बिहू है ये आपका असम हो जाएगा। तो 2 का ए नंबर हो जाएगा। घुमारू, घुमरू मतलब घुमारू मतलब आप देखिए राजस्थान में झूमर जिसको बोलते हैं, झूमर और घूमर मतलब दोनों जो राजस्थान का। तो 4 का सी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट करके इस तरह के जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो यहाँ क्या करें कि आप जब भी इस तरह के प्रश्न को बनाते तो एलिमेंट करके बनाए। एलिमेंट करने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप 2 का ए, आपको मालूम है कि 2 का ए कन्फर्म है, तो आप ऑप्शन में देखिएगा कि 2 का ए कौन कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो जो ए वाला ऑप्शन है और डी वाला है तो आपका ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से बनाइए प्रश्न तो आपको आसानी से बन जाएगा। और एक का भी बताया आपको घुमारू, राजस्थान, सी, कहने का मतलब 4 का सी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उर्रा और नट्टी आपको मालूम नहीं था, फिर भी आप आंसर इसका कर लिए। तो इसमें आप यहाँ से मिला 2 का ए नंबर, 1 का बी, और यहाँ हूँ हिमाचल का नट्टी। तो यहाँ आप इस तरह से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह के प्रश्न सोल्व करें तो आप एलिमेंट करके बनाए। एलिमेंट कहने का मतलब है कि आपको जो याद है उस प्रश्न का आंसर देखेगा कि किस ऑप्शन में है। तो यहाँ देखिएगा कि हम आपको बताया कि एलिमेंट किए तो ए और डी आपका रॉन्ग हो गया। और उसमें भी 4 का हमको सी मालूम था कि राजस्थान के घुमारू है, तो 4 का सी ऑप्शन सी में था, तो आंसर सी हो जाएगा राइट। तो चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। 18 नवंबर 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे दिए थे? फैक्ट क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। राज कपूर को, सत्यजीत रे को, अशोक कुमार को, ए नागेश्वर राव को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए नागेश्वर राव को। तो कभी इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में लिख लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 19 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। तो ऑप्शन ए में दे श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलौर में,
कोयम्बटूर में। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम में। ये 19 नंबर प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम में। जो टीपू सुल्तान था, आपको मालूम होगा कि ये जो अंग्रेज था, आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों के साथ, और जो टीपू सुल्तान का जो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, सॉरी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1900 नहीं होगा, 1792 में जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो आपको 1792 में हुआ था। तो टीपू सुल्तान नेतृत्व किया था। और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, जो कब होता है? 1197 में। जो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? श्रीरंगपट्टनम में। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी होता है, संधि होता है श्रीरंगपट्टनम के ही संधि होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो आपसे ये भी पूछ लेता था, इसको भी याद रखे। और कब हुआ था? तो आप याद रखें 1792 में। और किसके किस बीच हुआ था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, जालियांवाला बाग त्रसादी से, बंगाल विभाजन से, खिलाफत आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जालियांवाला बाग त्रसादी से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, जालियांवाला बाग त्रसादी से। और जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से। तो इस प्रश्न का हम लोग फिर से अगले वाले सेट हम 2-3 दिनों के बाद सेट लाएंगे, जिसमें आपको ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड हम लोग अगले वाले सेट में क्या करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को हम लोग यही रोकें। चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ आपको बताया टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो श्रीरंगपट्टनम। 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ। इसमें भी आपको एलिमेंट करके बता दिए। और अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? सीवी रमन को। और परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम का जनक कौन थे? तो एच.जी. भाभा। कहाँ स्थित है ये जो आपका तो भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र। बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई थी तो 1931 में, पटना में 1934 में। और यहाँ आपको बता दिए थे किस बार झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? 2000 में। तो ये भी आप मैप आपको याद रखेगा तो ही बनेगा। और इसमें बता कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसमें आंसर बताए कन्फ्यूशियस द्वितीय ने पहला शासक था जिसने सोने को सिक्के चलाया। तब इसको याद रखिएगा। यहाँ बख्तियार खिलजी के बारे में बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। यह किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के साथ जो आपका तराइन का युद्ध हुआ था प्रथम और दूसरा, वही उसी का गुलाम था बख्तियार खिलजी। यह कहाँ? तो बिहार में बंगाल का विजय भी किया था। इसको आप याद रखिएगा। निम्न खनिजों में किस खनिज उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो अबरक से भी बताया कि भा में रह लगा और धा में भी रह लगा। तो आंध्र प्रदेश, अबरक आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। यहां इसके बारे में आपको डिटेल में बता दिए थे। निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? तो द हिंदू, बंगाली और द महर्ता, ये सभी राष्ट्रवादी समाचार पत्र हैं। और यहां भी डिटेल से बता दिए थे। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। इसको कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। और उपाधि किसने दिए थे? तो महात्मा गांधी दिया था। महात्मा गांधी। यहाँ बता कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे तो बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन लाए थे? तो बलवंत राय मेहता। आपसे पूछे त्रिस्तरीय तो बलवंत राय मेहता। और द्विस्तरीय था अशोक मेहता। यहाँ आपको बता दिए थे। देखिए यहाँ द्विस्तरीय अशोक मेहता। और इसमें भी बताया कि प्रथम पुर्तगाली, दूसरा डच में देखेगा 2 अक्षर, अंग्रेज में देखेगा 3 अक्षर। तो पुर्तगाली प्रथम याद रखिएगा, डच दूसरा, अंग्रेज तीसरा। और डेनिश में डी है जो 4 पे आता है, तो डेस से डेनिश और फास से फ्रांसिस 5वां नंबर पे। इसका जो आंसर हो जाएगा अंग्रेज पहली फैक्ट्री सूरत में 1612 में।
सिंधु सभ्यता, तो ऐतिहासिक काल, इसको भी समझा दिए थे अच्छे से। और इस प्रश्न का आंसर क्या, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या था, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। इसका पुराना नाम क्या था, तो योजना आयोग। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री रहेंगे। आपको अध्यक्ष नहीं बोलना, पदेन अध्यक्ष बोलिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। तो और पदेन अध्यक्ष में क्या अंतर होता है, ये भी हम आपको बता दिए थे। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और पढ़ाई जो है आपका कंटिन्यू मतलब जारी रखिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर ऐसे ही नए सेट के साथ, और धुआंधार डिस्कस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।